बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप सबसे गुजारिश की जाती है हमारा स्पेशल बुलेटिन आखिर तक देखें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें। आज 12 मुहर्रम 1444 हिजरी है, 10 अगस्त 2022 बरोज़े चारशंबा वेडनेसडे का दिन। दोस्तों, खबर बहुत गर्म है। चाइना और ताइवान के दरमियान में ठन गई है। किसी वक्त भी जंग हो सकती है, क्योंकि चाइना ने अपनी तमाम आर्मी को ताइवान के करीब ला के रख दिया है। ऑलरेडी वो पिछले 2-3 महीनों से कहा जा रहा है कि भाई ताइवान के ऊपर से अपने मिसाइल फेंक रहा है, क्या बोले तो अपना परीक्षण कर रहा है, अपनी जो है नुमाइश कर रहा है, जैसा कि अक्सर कंट्री के लोग करते हैं। और दूसरी बात ये है, एक तो ऊपर से फेंक रहा है और ऊपर से फेंकने की वजह से वहाँ पे कोई आ नहीं सकता, और दूसरा कोई करीब शिप भी नहीं आ सकती, क्योंकि अतराफ़ से उसके चाइना के जो भी मिलिट्री के लोग हैं शिप को अपनी लेके ताइवान के अतराफ़ में घेर चुके हैं, जिसकी वजह से कोई करीब नहीं आ सकता। यानी चारों तरफ से पैक। अब ये चाइना और ताइवान की लड़ाई क्यों हुई, जबकि दोनों तो एक ही मुल्क थे? असल में कहानी ये दोस्तों, जब दूसरी वर्ल्ड वार हुई थी, चाइना को आज़ाद हुए चंद साल ही गुजरे थे और इस बीच में चाइना के अंदर खाना जंगी शुरू हो चुकी थी। कम्युनिस्ट जो कि माओ के मानने वाले थे, माओ कम्युनिस्ट कहलाते हैं, और दूसरे जो कि नेशनलिस्ट पार्टी के थे, जिनके कमांडर का नाम था काओ मोंग टोंग, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये दोनों चल रहे थे और काओ मोंग टोंग की हुकूमत थी, कहा जाता है, और वहाँ पर जो है माओ कम्युनिस्ट तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। इन दोनों के दरमियान में खतरनाक खाना जंगी चल रही थी। ऐसे में फ़ायदा उठाता है जापान और उनके ऊपर कब्जा कर लेता है बहुत सारे उनके इलाकों के ऊपर। और चाइना के ऊपर अचानक जो है वर्ल्ड वार शुरू हो जाने की वजह से अमेरिका वहाँ पे जो है बम मार देता है, जिसकी वजह से जो हिरोशिमा नागासाकी की वजह से वहाँ पे जो परेशानी आती है, तो जापान अपना जो फ्यूचर जो प्लानिंग थी वो रोक के अपने मिलिट्रियों को जापान के अंदर ला लेता है। अभी यहाँ पे जो खाना जंगी रुक गई थी, क्योंकि दोनों लोग ट्राई कर रहे थे कि भाई हम इसको रोक के अपनी जंग रोक के अपने मुल्क को बचाएंगे जापान से, यह मायदा हो गया था। लेकिन जब जापान हमला नहीं करा इस वजह से, क्योंकि वर्ल्ड वार शुरू हो गई थी और उसके पास परेशानी शुरू हो गई थी, तो यहाँ पर ये दोनों फिर से लड़ना शुरू कर दिए। और इस बीच माओ वाले जो है कम्युनिस्ट थे, उन्होंने पूरे चाइना के ऊपर कब्जा कर लिया। अब बेचारा काओ मोंग टोंग जो कि नेशनलिस्ट पार्टी से था, वो अपने लोगों को, बचे कुछ लोगों को लेकर ताइवान चला गया। इस तरह वहाँ वो अपनी सल्तनत कायम कर लिया। लेकिन चाइना ने फ़ौरन ऐलान कर दिया कि भाई वन कंट्री पॉलिसी, यानी पूरा हिस्सा वो भी हमारा ही है। अब इसको जो है, क्योंकि आगे जाने के बाद चाइना को बहुत बड़ी तरक्की हो गई और एक तरफ चाइना की तरक्की हुई तो ताइवान भी काम करने लगा, उसको भी तरक्की मिलने लगी। लेकिन चाइना का इलाका बड़ा था, तो अब अमेरिका भी उसको मान्यता दे दिया और इंडिया भी जो है उसको जो है कबूल लिया, और वैसे पूरी दुनिया के लोग कबूल लिए। लेकिन अब ये चाइना की जो पॉलिसी है कितनी ख़तरनाक है, कितनी अच्छी है, ये तो कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन हालात आने के बाद ही उसका पता चलता है, रिजल्ट आता है। अब चाइना ने एक तरफ तो ये किया हुआ है, दूसरी तरफ चाइना के इंडिया से भी रिलेशन सही नहीं थे। उसने जो है इंडिया का, हिमाचल प्रदेश का कुछ एरिया कब्जा कर लिया, तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया, और कई लोग जैसे कि पाकिस्तान की कंट्री है पूरी, वहाँ पे जो है अपने गौदर जो वहाँ का जो सीपोर्ट है और श्रीलंका का सीपोर्ट है, वहाँ पे लोगों को पैसे दे के वो जो है कुछ सालों के लिए लीज के ऊपर ले लिया, ऐसा बताया जाता है। इस तरह वो जो है लोगों की आर्थिक मदद करता रहा, और पता ये चला कि भाई मदद तो वो करता रहा, लेकिन वहाँ के लोग बेचारे जो है कंगाल हो गए, जिसकी वजह से उनको बहुत बड़ी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान भी अभी क्राइसिस से गुजर रहा है, श्रीलंका ऑलरेडी क्राइसिस की लपेट में फंस चुका है, और हालात ये है कि भाई वहाँ पे खाने को खाना, पीने को पानी नहीं है। नतीजा ये हुआ कि भाई वहाँ पे इमरजेंसी करनी पड़ी, वहाँ के सदर, प्राइम मिनिस्टर सब लोग भाग गए और दूसरे लोग जो है वहाँ पे काबिज हो चुके हैं। अब पता नहीं श्रीलंका का जो हाल है वो आप लोगों को तो पता ही होगा, लेकिन जो चाइना की जो पॉलिसी थी वो दूसरे कंट्रीज़ के अंदर फेल हो गई है, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। हकीकत क्या है हम तो नहीं जानते, अल्लाह जानता, लेकिन जो न्यूज़ में आ रहा है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब चाइना ने पिछले टाइम पे ये भी किया था कि भाई उसके तकरीबन 7 बड़े जो है बख्तरबंद जहाज़ है जो पानी में तैरते हैं, जिसके अंदर फुल जो है कनेक्शन होता है, पूरी दुनिया से कनेक्ट होते हैं सैटेलाइट के थ्रू। वो जहाज़ लेके चाइना, क्योंकि श्रीलंका का जो बंदरगाह थी वो ऑलरेडी 100 साल की लीज के ऊपर ले चुका है, अब चाइना को श्रीलंका मना नहीं कर सकता है, तो वो अपना पानी का जहाज़ लेके आ गया था। लेकिन वो जहाज़ इंडिया के करीब था, तो इंडिया वालों ने आपत्ति जो है जाहिर की, यानी ऑब्जेक्शन किया, तो फिर चाइना को जो है वो लेके जाना पड़ा, क्योंकि वो जब इंडिया के नीचे आ जाता है तो वहाँ पे इंडिया के पास जितने भी चीज़ें होती है, सब सीक्रेट बातें उसको मालूम हो सकती है, क्योंकि डायरेक्ट सैटेलाइट कनेक्शन है। तो इस तरह इंडिया ने जब ऑब्जेक्शन किया तो वहाँ से वो हटा लिया है। लेकिन चाइना क्योंकि ऑलरेडी श्रीलंका के पास से ले चुका है बंदरगाह और पाकिस्तान से भी ले चुका है, तो ये बहुत खतरनाक पॉलिसी पहले ही वो कर चुका है। लोग ये बताते हैं कि भाई ये पॉलिसी सही नहीं है, लेकिन बहरहाल जो हो चुका है वो हो चुका है। लेकिन अब उसकी नज़र ताइवान के ऊपर है और ताइवान कभी भी वो हड़प सकता है, ये न्यूज़ों में आ रहा है, वही न्यूज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और अपनी पूरी फौजें ताइवान को घेर चुका है और ताइवान इस वक्त वो भी मशक़ें कर रहा है, लेकिन पूरी दुनिया वन वर्ल्ड पॉलिसी यानी चाइना ही का ही हिस्सा है ताइवान, ये मानती है दुनिया। और ताइवान ने अपना नाम लिखा है रिपब्लिक ऑफ चाइना, ताइवान ने अपना नाम लिखा है, और चाइना ने क्या लिखा है, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। दोनों में थोड़ा फ़र्क है। जब मैं भी देखता था कि भाई ये ताइवान चाइना का हिस्सा है, तो ये फ़र्क क्यों है राइटिंग में, तो अब पता चला जब मैं आपके सामने न्यूज़ बना रहा हूँ तो काफ़ी कुछ खंगालना पड़ता है, देखना पड़ता है, मालूमात करना पड़ता है, पेपर में भी पढ़ना पड़ता है, हर कंट्री के पेपर्स को देखना पड़ता है, हर न्यूज़ चैनल को भी देखना पड़ता है, तब जाके न्यूज़ बनती है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ।
तो बहरहाल रिपब्लिक ऑफ चाइना जो ताइवान का इलाका है और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो चाइना का इलाका है, लेकिन पूरी दुनिया चाइना को वन वर्ल्ड पॉलिसी मानते हुए, यानी ताइवान भी चाइना का ही हिस्सा है, ये मानते हुए भी ताइवान की तरफदारी क्यों कर रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ताइवान के पास वो टेक्नोलॉजी है जो पूरी दुनिया को इस वक्त शदीद ज़रूरत है। और अगर ये टेक्नोलॉजी चाइना के पास चले गई, हालांकि चाइना के पास भी है, लेकिन चाइना के पास चले गई तो फिर चाइना दुनिया को नचा सकता है। और वो टेक्नोलॉजी है सिलिकॉन। अमेरिका के पास पूरा शहर बसता है सिलिकॉन वैली बोल के, इसी तरह हैदराबाद के अंदर भी है, इंडिया हैदराबाद के अंदर सिलिकॉन का, और ऐसे कई कंट्रीज़ में। लेकिन वो जो सिलिकॉन जो चाइना बनाता है वो 60% प्लस, यानी 60% प्लस ये दुनिया का हिस्सा बनाता है, ये दुनिया का जो है सिलिकॉन बनाता है। सिलिकॉन असल में लो करंट के लिए काम आता है, जो कि सेमीकंडक्टर बनता है, जो कि चिप्स में इस्तेमाल होता है, चाहे आप एटीएम इस्तेमाल करें, चाहे क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करें, चाहे आपका टेलीफोन का चिप इस्तेमाल करें या वायरलेस चिप, जो भी आप चिप इस्तेमाल करेंगे, लो करंट के चीज़ें जिसमें करंट का खर्चा कम होता हो, वायरलेस के चीज़ें, ये वो जो भी है, इसमें सिलिकॉन का दखल है। और ये सिलिकॉन पूरे का पूरा ताइवान के पास है। उसके अंदर वो महारत हासिल कर चुका है, और इतनी महारत है कि वो टाइम टू टाइम वही अपडेट कर सकता है। और जितने भी बड़े बड़े कंपनियाँ हैं, गूगल है, एप्पल है, एंड्रॉयड है, सैमसंग है, जितने भी बड़े बड़े कंपनियां सब उसके पास से ले रही। अगर वो चाइना के पास चला गया तो फिर चाइना रेट बढ़ा देगा पेट्रोल की तरह। फिर उस वक्त जो कुछ इस वक्त जो सस्ता मिल रहा है, उस वक्त जो है शायद 1000 गुना महंगा मिलने लगे। दोस्तों ये सब बातें तो चलती रहेगी, लेकिन एक ख़ास बात यह है कि अगर वाकई में चाइना ताइवान के ऊपर हमला कर लेता है, तो क्योंकि उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, अगर कर लेता है तो फिर दुनिया को एक नया रंग देखने को मिलेगा। और हो सकता है जो इस वक्त जो महंगाई है सिलिकॉन और टेलीफोन में जो तब्दीली आएगी वो हम सोच नहीं सकते। टेक्नोलॉजी तो चलेगी अपनी जगह, लेकिन इसके पीछे के जो खर्चे हैं शायद वो 1000 गुना तक लेके चले जाए, और आम आदमी क्या बड़े लोगों को भी ख़रीदना मुश्किल पड़ जाएगा, ऐसा बताया जाता है, सुनने में आ रहा है। बहरहाल दोस्तों अभी ये कुछ कह नहीं सकते, दोनों में ठन गई है, अब किधर क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला खैर आफियत से ख़त्म कर दे, सबको हिदायत दे और आपस में मोहब्बत दे, और एक जंग जदाल बहुत देख लिए, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। आमीन। هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم। दोस्तों कुरान शरीफ को सीख के पढ़ना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। इसको सीखना खबर में जाने तक अगर टाइम मिले तो ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ताला बंदों से फरमा रहा है। लिहाजा क्या अल्लाह ताला फरमा रहा है, ऐसा क्या है कुरान शरीफ में, हमको सोच समझ के देखे पढ़ना, और पढ़ने के साथ साथ हमको उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, तब हम सही जाके मुसलमान बन सकते हैं। वरना हम खाली पीली के जो है खाली नाम के मुसलमान रहेंगे, और कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह हमसे क्या फरमा रहा है, कभी हमको पता नहीं चलेगा। आप जब पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको एक मज़ा आएगा। और एक अजीब बात यह है कि जो आदमी जितनी मोहब्बत से पढ़ता है उसको अल्लाह ताला उतने खजाने खोल के दिखा देता है, उतना विजन उसको नसीब होता है। बहुत सारे लोग गरीब रहते हैं, लेकिन जब कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें अमीर कर देता है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, कुरान शरीफ जब पढ़ते हैं तो अल्लाह उनकी परेशानियां दूर कर देता है। बहुत सारे लोगों का अजाब कुरान शरीफ पढ़ने की वजह से खत्म होता है। आप लोगों से गुजारिश की जाती है, यहाँ पे जो दिखाए गए नंबर्स के ऊपर इनको कांटेक्ट करें, चाहे आप इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या सऊदी में हो या यूके में हो या यूएसए में हो या गल्फ में कहीं भी हो, किसी दुनिया के किसी भी खिते में हो, आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप लोग भी अगर पढ़ाना चाहें तो मुझे नंबर दे, मैं अपने चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रचार करता हूँ। दूसरी बात, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो याद रखिए, अगर आप इंडिया के हैं तो इंडिया का नंबर है, पाकिस्तान के है तो पाकिस्तान का नंबर है, यूके के है तो यूके का नंबर है, गल्फ के है तो गल्फ का नंबर है, किसी से ही पढ़ ले। पढ़ेदार ख़वातीन भी पढ़ा रही है, मर्द हज़रात भी पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ना है, आप हो या मैं हो, जरूर पढ़ना चाहिए, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह के लिए, लेकिन अगर आप गलती पढ़ देंगे तो सारी तौर पर अल्लाह की हो जाएगी। तो मेरे को माफ़ करे और मेरे लिए भी दुआ करे, अपने लिए भी दुआ करे, अल्लाह सबको हिदायत दे, आपस में मोहब्बत दे, और कुरान शरीफ से इश्क दे, सिखा समझा पढ़ा और अमल करा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की अहमियत। कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की अहमियत यह है कि कुरान करीम अल्लाह अज़्ज़ा वजल का कलाम है। उसके हुकूक़ में एक अहम तरीन और अव्वलीन हक़ यह है कि सेहत अल्फाजी ज़रूरी क़वाइद तजवीद की रियायत करते हुए उसकी तिलावत की जाए। कुरान में अल्लाह अज़्ज़ा वजल का इरशाद है, वरत्तलनाहु तरतीला, हमने उसे तरतील के साथ नाजिल किया है। इससे वाज़ेह है और तरतील ही के साथ पढ़ने का हुक्म भी फरमाया है। चुनांचे दूसरी जगह इरशाद है, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, और कुरान की तिलावत इत्मीनान से साफ साफ किया करो। तरतील की तफसीर हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहू के इरशाद के मुताबिक हुरूफ को तजवीद के साथ पढ़ना और वक्फ़ों की मारिफत है तो तरतील से कुरान करीम पढ़ा जाएगा, तभी उसकी तिलावत का हक़ अदा होगा। और ऐसे ही तिलावत पर हसनात और इनामात खुदावंदी का वादा है। लेकिन अगर तिलावत तजवीद की रियायत के साथ नहीं बल्कि उसके खिलाफ है तो उससे तिलावत का हक़ अदा नहीं हो सकता। हदीस पाक के अंदर यूँ आता है, ज़य्यिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम, तर्जमा अपनी आवाज़ से कुरान को मुज़य्यन करो। वहस्सिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम फ़इन्न सौतल हसन यज़ीदुल कुरआन हुस्नन, अच्छी आवाज़ से कुरान को पढ़ो क्योंकि अच्छी आवाज़ कुरान करीम के हुस्न को बढ़ा देती है।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। इक़रअुल क़ुरआन बिलुहूनिल अरबि व अस्वातिहा। कुरान करीम को अरबी लहजे में पढ़ो। मुहक्किकीन उलमा ने तसरीह फरमाई है कि बग़ैर तजवीद कुरान पढ़ने वाला मुस्तहिक़ सवाब नहीं है।